अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। चैप्टर 1 to 12 कंप्लीट हो चुके हैं। करंट चैप्टर हमारा फ्रस्ट्रेशन के बारे में है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज़म्स और नेचर ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स। डिफेंस मैकेनिज़म्स पे एक लेक्चर हम पहले भी अटेंड कर चुके हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म फ्रॉइड ने 1884 में दिए थे। हम डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं ताकि एंजाइटी और स्ट्रेस से ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकें और हमारे इनर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। अब बिहेवियर को इन्होंने 3 डायरेक्शंस में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट, वी मे अटैक आवर प्रॉब्लम्स इन वेज दैट लीड टू सॉल्यूशंस। ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स पे अटैक करते हैं इन अ सेंस के हम वो सॉल्यूशन सर्च करते हैं जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकंड, देयर आर सम सिचुएशंस डैट इन्वॉल्व नो सोल्यूशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनका हमें कोई भी सोल्यूशन नज़र नहीं आता। इन द एक्सट्रीम दीज आर प्रॉब्लम्स वी क्लासीफाई एज नॉन एडजेक्टिव इंक्लूडिंग सम ऑफ द मेजर मेल एडजस्टमेंट टू बी डिस्कस्ड इन अ लेटर चैप्टर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनका जो सोल्यूशंस की तरफ लीड करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम्स वो होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो मीन्स ये हुआ कि वो हमारे जो है वो पर्सनैलिटी इश्यूज़ कॉज कर सकता है, हमारी डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकता है। इस वजह से उसको नॉन एडजेक्टिव कहा जाता है। थर्ड डायरेक्शन वो होती है जो लाई करती है समवेयर बिटवीन इफ़ेक्टिव सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। और फिर इन प्रॉब्लम्स के हम लोग पार्शियल या फिर सब्स्टिट्यूट एडजस्टमेंट्स करते हैं, या हम उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं या फिर हम उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर लेते हैं। और ये वो बिहेवियर्स होते हैं जिनको हम डिफेंसिव कहते हैं, हम खुद को डिफेंड करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बिहेवियर में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ विड्रॉल रिएक्शन, सेकंड इज़ ओवर्ट और एग्रेसिव रिएक्शन, थर्ड वन इज़ कंप्रोमाइज़ रिएक्शन। इन शॉर्ट, फर्स्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं उनको हम इस तरह से डील करते हैं कि वो हमें सॉल्यूशंस की तरफ ले जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम्स में हमें कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। जब सॉल्यूशन नहीं नज़र आता तो वो हमें पर्सनैलिटी इश्यूज़ कॉज कर सकते हैं, डिप्रेशन की तरफ ले सकते हैं और इस तरह से और बहुत से अबनॉर्मल बिहेवियर कॉज कर सकते हैं। और थर्ड टाइप के बिहेवियर होते हैं जिनमें हम या तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उस प्रॉब्लम को, या फिर उसको हम किसी और सॉल्यूशन से या किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो उस सारी चीज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर इनकम्प्लीट कर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हम खुद को डिफेंड करते हैं। ठीक है, ताकि हम जो उससे प्रॉब्लम्स कॉज हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है या दूसरे इश्यूज़ हो रहे हैं, उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अब आगे जो है उसने ऑब्जेक्टिव बिहेवियर को क्लासीफाई किया कि विड्रॉल, ओवर्ट, एग्रेसिव और थर्ड जो है कंप्रोमाइज़ रिएक्शंस होते हैं। अब इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? विड्रॉल रिएक्शन। विड्रॉल का मीनिंग क्या होगा कि ख़ुद को किसी चीज़ से अलहदा कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब पनिशमेंट और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंडिविजुअल उस टेंशन से अवॉइड करने के लिए वहाँ से एस्केप हासिल करता है। तो ख़ुद को वो एक तरह से आइसोलेट कर लेता है, उस चीज़ को अवॉइड करता है, उस चीज़ की तरफ नहीं जाता। सिंपल ओवर्ट अवॉइडेंस इज़ फ्रिक्वेंटली द मोस्ट ऑब्वियस एंड द मोस्ट अवेलेबल मीन्स ऑफ हैंडलिंग थ्रेट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कि किसी चीज़ को भी अवॉइड कर देना किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन का या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन हो सकता है। ठीक है, तो ओवर्ट अवॉइडेंस मीन्स ओपन, क्लियर, ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जिस चीज़ को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। विड्रॉल में बी either an appropriate response to realistic danger or an over generalized reaction to people। ठीक है, appropriate response भी हो सकता है जो कि realistic danger की तरफ होता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये है कि आप किसी भी थ्रेट को या टेंशन देने वाली सिचुएशन को अवॉइड करते हो, ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हो ताकि आप उस चीज़ में फंस ना जाओ, आपको टेंशन ना हो। विड्रॉल as a response to the threat is means of social isolation which reduces or eliminates emotional tensions and anxieties resulting from social frustration। इन शॉर्ट क्या मीनिंग हुआ कि आप खुद को सोशली आइसोलेट करते हो, जो कि इमोशनल टेंशन्स को रिड्यूस करती है, कम करती है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ विड्रॉल रिएक्शन: डे ड्रीमिंग, नेमेडिज्म, रिप्रेशन एंड रिग्रेशन। नेक्स्ट इज डे ड्रीमिंग और फैंटेसी
जब कोई भी सिचुएशन आती है ना और हम उसको डील नहीं कर पाते, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं किसी वजह से, तो फिर हम डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग मीन दिन दिहाड़े ख्वाब देखना। तो हम खुली आँखों से या सोच के इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या ऐसी सिचुएशन से हम डील कर सकते हैं किस तरह से ख्वाबों की दुनिया में रह के। तो इस तरह से सोच के भी हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं या फ्रस्ट्रेशन जो है किसी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ नोमैडिज़्म। नोमैडिज़्म क्या है कि इंडिविजुअल जो है एक रेज़िडेंस से दूसरी एक जॉब से दूसरी जॉब, और इस तरह से अगर वो अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पा रहा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो डिवोर्स दे देता है, और इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट होता चला जाता है। ठीक है, ये है तो नॉर्मल एक्टिविटी, लेकिन जब एक चीज़ से आप दूसरी पे शिफ्ट हो जाएँगे, एक चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते, दूसरी पे चले जाना है, दूसरी को सॉल्व नहीं कर पाते, तीसरी पे चले जाते हैं, तो आप ऐसा कब तक करते रहेंगे? एट द एंड आप थक जाएँगे और आपके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ रिप्रेशन है। रिप्रेशन में अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेज़ेंट इम्पल्सेस होती हैं, हाँ, उनको हम अनकॉन्शियस में पुश्ड बैक कर देते हैं, ठीक है? हम वो फीलिंग शो नहीं करते जो अनएक्सेप्टेबल होती है, जो हमें हर्ट करती है, ठीक है? और ये डायरेक्ट मेथड है कि हम एंग्ज़ायटी को इससे डील करते हैं। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि इंडिविजुअल खुद को उन चीज़ों से दूर रखता है जो उसके लिए पेन कॉज़ करती हैं या उसको हर्ट करती हैं। नेक्स्ट इज़ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिटर्न हो जाना, डिक्लाइन हो जाना टू अ लेस डेवलप्ड स्टेट, ठीक है? तो रिग्रेशन में इंडिविजुअल ऐसे बिहेव करता है जैसे वो किसी अर्ली स्टेज पे हो, ठीक है? जिस तरह अगर न्यू बेबी आता है तो फर्स्ट बेबी जो होता है ना, वो न्यू बेबी के आने की वजह से थोड़ा-सा जेलस हो जाता है और वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो भी अभी बहुत छोटा बेबी है और उसे भी लव और केयर की ज़रूरत है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्रेसिव रिएक्शन कौन से होते हैं। पहले हमने विथड्रॉल रिएक्शंस पढ़े कि कोई भी सिचुएशन आती है या फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए या हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम विथड्रॉल रिएक्शन शो करते हैं, हम सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्रेसिव रिएक्शन है कि जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो हम एग्रेशन शो करते हैं। विथड्रॉल में सोशली आइसोलेट हो गए थे, लेकिन एग्रेसिव रिएक्शन में क्या होता है कि हम हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं या फिर दूसरे लोगों पे या चीज़ों पे अटैक करते हैं ताकि हमारी फ्रस्ट्रेशन कम हो सके। अब एग्रेशन किन किन फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं? डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, स्केपगोटिंग, सेल्फ एग्रेशन, फ्री फ्लोटिंग एग्रेशन। फर्स्ट वन इज़ डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, ठीक है? किसी का गुस्सा किसी पे उतार देना। फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी गर्ल पे माँ जो है वो एग्रेसिव होती है, एंग्री होती है, गुस्सा करती है, तो वो एज़ अ रिज़ल्ट अपने रूम में जाती है और अपनी डॉल पे जो है वो सारा एग्रेशन शो करना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो डॉल वो ऑब्जेक्ट है जिसको उसने यूज़ किया है और अपने एग्रेशन को माँ के आगे तो नहीं बोल सकती, ना गुस्सा कर सकती है, तो इस वजह से वो डॉल पे सारा अपना एग्रेशन निकालती है। तो मीन्स क्या हुआ कि अपने एग्रेशन को डिस्प्लेस कर दिया है। उस चीज़ पे नहीं निकाला जिस पे गुस्सा था, बल्कि किसी और पे उसने अपना गुस्सा निकाल दिया या अपनी फीलिंग शो की। नेक्स्ट इज़ स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग रेफ़र करती है कि टू ब्लेम समवन एल्स फॉर वन्स ओन प्रॉब्लम, ठीक है? अपने प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम करना, ठीक है? स्केपगोटिंग सर्व एज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लेन फेलियर और मिसडीड्स व्हाइल मेंटेनिंग वन्स पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ठीक है? अपना पॉजिटिव सेल्फ इमेज को मेंटेन करते हुए अपनी फेलियर का ज़िम्मेदार जो है वो दूसरों को ठहराना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो खुद से प्रोग्रेस नहीं कर पाता, जब खुद प्रोग्रेस नहीं कर पाता तो अपने सेल्फ इमेज को वो मेंटेन करते हुए एजुकेशनल सिस्टम को ब्लेम करने लग जाता है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम सही नहीं है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एग्रेशन है। सेल्फ एग्रेशन में इंडिविजुअल जो है ना वो खुद को हर्ट करता है, खुद को हार्म करता है और सुसाइड की तरफ भी लीड कर सकता है। नेक्स्ट इज़ फ्री फ्लोटिंग एग्रेशन। एंगर जो है वो क्रॉनिक हो जाता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंडिविजुअल जो है ना वो स्केपगोटिंग की बजाय हर चीज़ को जनरलाइज़ करने लग जाता है एग्रेसिव वे में, ठीक है? और न्यूट्रल सिचुएशन आती है ना तो भी उसको वो हॉस्टाइल वे में रिएक्ट करता है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शंस आर कंप्रोमाइज़ रिएक्शन। कंप्रोमाइज़ रिएक्शन कुछ हेल्दी होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्रोमाइज़ रिएक्शंस आर कंपनसेशन एंड ओवर कंपनसेशन, rationalization, reaction formation, sublimation, identification, insulation, intellectualization, and projection. Next is compensation and overcompensation.
इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल अगर एक फ़ील्ड में अच्छा नहीं है या किसी एक चीज़ में अच्छा नहीं है, तो वो दूसरी चीज़ पे इतना फ़ोकस करता है कि वो जो पहले वाली चीज़ होती है, जो वो नहीं कर पाता ना, वो उस चीज़ को कवर कर लेती है। अब ये पैराग्राफ्स आप रीड कर लेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ रैशनलाइज़ेशन है। रैशनलाइज़ेशन में इंडिविजुअल के साथ जो हुआ होता है ना, वो उसको जस्टिफ़ाई करता है और इस तरह से जस्टिफ़ाई करता है कि उसकी सेल्फ़ एस्टीम जो है वो हार्म ना हो, उसको हर्ट ना हो। तो इंडिविजुअल रियल रीज़न्स बताने की बजाय वो रीज़न्स बताता है जो सोशली एक्सेप्टेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट जो है उसके एग्ज़ाम में पुअर मार्क्स आते हैं तो वो इंस्ट्रक्टर को ब्लेम करता है बजाय इसके कि वो अपनी प्रिपरेशन के बारे में लोगों को बताए कि उसने प्रिपेयर नहीं किया था, इस वजह से वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। बल्कि वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर ने टेस्ट ही इतना मुश्किल बनाया था कि हम सॉल्व नहीं कर सके। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में जो हम फ़ील कर रहे होते हैं ना, उससे हम अपोज़िट रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन हम उसके सामने ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो। सब्लिमेशन सब्लिमेशन वो डिफेंस मैकेनिज़्म है जिसमें हम अपने गुस्से को ना पॉजिटिव वे में शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन है, उसको बॉस ने किसी वजह से डाँटा है, तो वो बजाय इसके कि घर जाके अपने फैमिली पे एग्रेसिव हो, उन पे गुस्सा उतारे, बल्कि वो जिम चला जाता है और वहाँ पे एक्सरसाइज़ करता है। एक्सरसाइज़ के ज़रिए उसका एग्रेशन जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफ़िकेशन। आइडेंटिफ़िकेशन में इंडिविजुअल जो है खुद को दूसरे पर्सन से आइडेंटिफ़ाई करता है, उस पर्सन से जो कि सक्सेसफुल होता है, रियलिस्टिक होता है या फिर इमोरल होता है, ठीक है? तो इंडिविजुअल उस पर्सन की तरह एक्ट करता है जो पर्सन हार्ड वर्किंग होता है, कामयाब होता है और रियलिटी फ़ोकस्ड होता है, ठीक है? तो फ्रॉइड ने इसको ये भी कहा था कि ये एक हेल्दी मैकेनिज़्म है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ इंसुलेशन। और इंसुलेशन का मीनिंग क्या है? खुद को आइसोलेट कर लेना, सेपरेट कर लेना। हर इंडिविजुअल जो है वो प्रॉब्लम से फ्री होना चाहता है और उन प्रॉब्लम से फ्री होने के लिए एक तरीका ये भी है कि इंडिविजुअल उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से खुद को सेपरेट कर लेता है और इस तरह से वो खुद को प्रोटेक्टेड फ़ील करता है। नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअलाइज़ेशन। इंटेलेक्चुअलाइज़ेशन में इंडिविजुअल ट्राई करता है कि वो थ्रेटनिंग जो भी सिचुएशन है उसके लिए उससे अनटच रहे, उससे दूर रहे। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में इंडिविजुअल्स अपनी थॉट्स जो होती हैं ना, वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो खुद सेल्फ़िश है, तो उसको लगता है कि सारी दुनिया सेल्फ़िश है। वो खुद अगर किसी चीज़ को लेके दिखावा करता है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया दिखावा करती है। कुछ इंडिविजुअल जो है वो खुद सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि दूसरे लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, मैंने कुछ नहीं किया। समराइज़ करें तो नेचर और डिफेंस मैकेनिज़्म्स हम डिस्कस कर रहे थे। डिफेंस मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं ताकि एंग्जायटी और स्ट्रेस से कोप अप किया जा सके। अब 3 टाइप्स ऑफ हम रिएक्शन शो करते हैं। एक विथड्रॉल रिएक्शंस होते हैं, एक एग्रेसिव रिएक्शन होते हैं और थर्ड जो है वो कंप्रोमाइज़ रिएक्शंस होते हैं। विथड्रॉल रिएक्शन में क्या होता है, हम हर चीज़ से विथड्रॉ कर देते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज़ कर रही होती है। एग्रेसिव रिएक्शन क्या होते हैं कि हम एग्रेशन शो करते हैं और ख़ुद को डिफेंड करते हैं। थर्ड पे कंप्रोमाइज़ रिएक्शन है कि हम लोग विथड्रॉ करने की बजाय या एग्रेसिव होने की बजाय हम कंप्रोमाइज़ करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फ्रस्ट्रेशन की कॉपिंग स्किल्स क्या हैं, कि जब भी फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो उससे डील कैसे करना चाहिए।